अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कस करना है। हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है और फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस करना है कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर हम इनको कंबाइन करके कैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास बुक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय ब्रिघम ह्यूस्टन और इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 10.1 से 10.5 तक कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में या आप जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, यानी उस इन्वेस्टमेंट पे आपने अर्न करना होता है, तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। इसको एक हम बेंचमार्क कहते हैं। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो इन्वेस्टमेंट को अगर आपने इवेलुएट करना है, यानी आपने ये देखना है कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए फीजिबल है या नहीं है, ये आपको प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो उसके लिए फिर आप एक मिनिमम रेट रखते हैं जो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। यानी कि आपने जो उस इन्वेस्टमेंट में या उस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आप कैपिटल लेके आए हैं, उस कैपिटल पे जो आपको कॉस्ट आप पे कर रहे हैं वो आपका मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है कि कम से कम इतना तो आपको यानी कि आप कह लें कि आपको आपका रिटर्न होता है। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट आपको उससे ज्यादा अर्न करके दे रहा है तो फिर वो प्रोजेक्ट आपका फीजिबल होता है। ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है या किसी भी कंपनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट पे कंपनी को कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है। यानी इक्विटी की सूरत में आप कह लें कि डिविडेंड्स वगैरह होते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, या अगर आप बात कर रहे होते हैं अगर आपने जो अपना कैपिटल है वो आपने उधार से लिया होता है, यानी कि डेट लिया होता है, तो फिर इंटरेस्ट होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आमतौर पे जब आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं और आप उसमें से बेस्ट वन सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे पास जो कंपैरिजन के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है वो आपका वैक ही होता है या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। इसके अलावा जो हमारे पास यानी कि अगर किसी भी कंपनी का लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है। यानी वो कंपनी, यानी कि जितनी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अगर किसी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही हायर है तो इसका मतलब है कि उसकी कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है कि उसमें इन्वेस्टमेंट की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है और इन्वेस्टमेंट आमतौर पे रिस्की होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसीजन मेकिंग में, स्पेशली कैपिटल जो आप कह लें कैपिटल बजटिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और इसकी मदद से हम डिसीजंस लेते हैं। अब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आप देख लीजिए वो हमारे पास यानी कि इसमें अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या चीजें शामिल है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, यानी कि जब आप न्यू शेयर इशू करते हैं तो कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है, यानी आप न्यू शेयर इशू ना करना चाहें लेकिन एग्जिस्टिंग इक्विटी में से भी आप फाइनेंस कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट डिफरेंट होती है। प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट डिफरेंट होती है। और फिर अगर आप लोन ले रहे हैं यानी कि लॉन्ग टर्म डेट ले रहे हैं तो भी आप उसकी कॉस्ट डिफरेंट होती है। तो इन सब की अलग अलग कॉस्ट होती है, यानी कि कंपनी अपने एसेट्स को या अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं इनमें से किसी एक तरीके से या कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर आप कह लेंगे यहाँ पे टाइप्स में वो करते हैं। तो हम फिर इनको कंबाइन, इनका वेटेज कैलकुलेट करते हैं। यानी हो सकता है डेट का वेटेज बहुत थोड़ा हो, यानी कि टोटल फाइनेंस में से डेट हो सिर्फ 30%, बाकी इक्विटी हो 70%, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर हम इसी वजह से उसका वेटेज भी कंसिडर करते हैं और इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला है, आप देख लीजिए। हमारे पास डेट है, प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट है और कॉमन स्टॉक की कॉस्ट है, और हम देखेंगे कि टोटल फाइनेंस में से इन सब का अलग अलग कितना वेटेज है। हम उसकी कॉस्ट को उसके वेटेज पे मल्टीप्लाई करके तो एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने का तरीका है, और कॉस्ट ऑफ डेट में आप याद रखिएगा कि ये हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं, यानी हम इसमें 1 - t करते हैं। और ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है, ये इसका फॉर्मूला है। प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब ये है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जब हम न्यू शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिफरेंट होती है, यानी ज्यादा होती है। और जो हम एग्जिस्टिंग हमारे पास यानी कि कॉमन स्टॉक होते हैं तो हम रिटेन अर्निंग में से यूज कर लेते हैं, वहां पे वो हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कहलाती है। जब आप न्यू शेयर्स इशू करते हैं तो न्यू शेयर इशू जब आप करते हैं तो उसमें आपको जैसे शेयर्स वगैरह से एसोसिएटेड आप कोई प्रिंटिंग कॉस्ट दे रहे हैं, या आप कोई मार्केटिंग कॉस्ट कर रहे हैं, या आप कोई कमीशन दे रहे हैं, तो फिर वो जो कॉस्ट होती है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो कॉमन न्यू शेयर्स इशू करने के साथ एसोसिएटेड होती है। तो जब भी आप न्यू शेयर्स इशू करते हैं तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड करनी ही पड़ती है। सो ये हमारा आज का हम देखेंगे लेक्चर कि इसमें हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, 1 से लेके 5 तक हम इसमें कवर करेंगे। और तो क्लास ये हमारे सामने प्रॉब्लम है 10-1, और इसमें आप देखिए जो जो डेटा हमें दिया हुआ है वो हम हाईलाइट करते जाते हैं। 8% कूपन रेट दिया हुआ है और 10% यील्ड टू मेच्योरिटी दिया हुआ है। ये 8% जो कूपन रेट है, कूपन बेसिकली यूज होता है जब आप कॉस्ट ऑफ डेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमने चैप्टर कवर किया था बॉन्ड्स पेबल। सो बॉन्ड्स पेबल में जब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता था, जो बॉन्ड्स कॉरपोरेशन जो इंटरेस्ट दे रही हैं बॉन्ड होल्डर्स को, ये वो 8% है। और ये यील्ड टू मेच्योरिटी जो 10% दिया हुआ है, ये 10% एक्चुअली द कंपनी को जो कॉस्ट ऑफ डेट पड़ रही है वो कंपनी को यील्ड टू मेच्योरिटी पड़ रही है। तो याद रखिएगा, हमने जो जब कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना होता है तो हम यील्ड टू मेच्योरिटी लेते हैं। सो यहाँ पे आपको इसको हम YTM कहेंगे, या जो ये बुक हम फॉलो कर रहे हैं ब्रिगम ह्यूस्टन की, तो इसमें RD के तौर पे इसको यूज किया हुआ है, तो हम RD ही ले लेते हैं। 10% है, या हम इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, यानी 10 को अगर 100 से डिवाइड कर दे तो वो 0.1 आ जाता है। उसके बाद इफ द मार्जिनल टैक्स रेट इज, यानी टैक्स रेट आपको 25% दिया हुआ है, और कंपनी की आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट पूछी हुई है। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि आपको टी जो दिया हुआ है वो 25% दिया हुआ है, या इसको हम 0.25 कह सकते हैं। सो ये कॉस्ट ऑफ डेट है, और ये क्या कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने का तरीका है, तो हम यहाँ पे RD जो कि हम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आफ्टर टैक्स वहां पे यूज होता है, तो हमें आफ्टर टैक्स यूज होना होगा। तो फॉर्मूला क्या है? RD हम ले लेंगे सिंपल, जो कि 0.1 है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - t। 1 फॉर्मूले का और t का मतलब है टैक्स, जो कि हमने 0.25 यहाँ पे क्वेश्चन से देख के लिखी है। सो इसको जब आप नेक्स्ट उसमें कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.075, या इसको हम सिंपल वर्ड्स में कह देंगे 7.5%। तो दिस इज योर आंसर, जिसको हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कह रहे हैं, वो 7.5% आ रही है। सो ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम 10-1। सो नेक्स्ट है हमारे पास 10-2, और इसमें है कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक।
हम ये पहले भी लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास दो तरह के स्टॉक्स होते हैं। कॉमन स्टॉक होता है और उसके बाद हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक होता है। सो ये प्रेफर्ड स्टॉक की हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रेफर्ड स्टॉक में क्या हमारे साथ डिस्कस किया हुआ है कि प्राइस, यानी कि प्रेफर्ड स्टॉक का प्राइस, प्राइस मींस राइट नाउ इस वक्त वो कितने का मार्केट में बिक रहा है, 57 का। द स्टॉक वुड पे कांस्टेंट एनुअल डिविडेंड। सो एनुअल डिविडेंड कांस्टेंट है, यानी इसमें ग्रोथ का कोई जिक्र नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर में ये कांस्टेंट ही होता है। ये $6 डिविडेंड दिया हुआ है। तो आपको सवाल में पूछा हुआ है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। सो हमारे पास हम देखते हैं कि ये तमाम फॉर्मूला लिस्ट है और ये कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है। तो हम ये यहाँ से ले लेते हैं और प्रेफरेंस स्टॉक का ये फॉर्मूला मौजूद है। यानी कि अगर हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करनी है तो हम डीपी स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि हमारे पास है $6 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस स्टॉक। तो प्राइस हमारे पास है 57। सो हम ये डेट नहीं है, हम इसको डॉलर में कर लेते हैं, डॉलर का साइन लगा देते हैं, 6 डिवाइड बाय 57। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.53। सो 10.53 आप इसको लिख ले, 10.53 ये मैंने परसेंटेज के साथ लिख लिया है। सो यानी अगर आप ज्यादा डिजिट ले रहे हैं पॉइंट के बाद, एग्जाम में मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एग्जाम में हमने बगैर इसको राउंड ऑफ किए हुए पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट ले लीजिएगा, तो फिर इस तरह से सबके आंसर जो हैं वो एग्जैक्टली सेम आएंगे। सो 10.53 इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कैलकुलेट करना सीखी। उसके बाद हमारे पास है हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी देख लेते हैं और फिर हम वापस आएंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास उसके लिए है 10-4। सो 10-4 में हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो द कंपनी स्टॉक्स, कॉमन स्टॉक करंटली सेल फॉर, तो ये $30 जो है ये आप कह लें कि ये प्राइस ऑफ द कॉमन स्टॉक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं करंटली सेल्स फॉर है, यानी कि करंट प्राइस है। तो हमारे पास गिवन डेटा मौजूद है, साथ साथ हम लिख लेते हैं करंट प्राइस को हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वैल्यू टुडे। वैल्यू टुडे इज द करंट प्राइस, वो कितनी है, $30 पर शेयर इट इज गिवन। देन इट इज एक्सपेक्टेड टू पे एन एनुअल डिविडेंड ऑफ $1। सो यहाँ पे डिविडेंड्स की बात हो रही है और डिविडेंड्स कितना एक्सपेक्टेड डॉलर की बात हो रही है एट द एंड। तो एट द एंड की बात हो रही है तो ये D1 कहलाएगा। दो तरह से डॉलर गिवन होते हैं, एक दो तरह से डिविडेंड्स गिवन होते हैं, एक D0 और एक D1। सो अगर आपसे कहा जाए कि करंट डिविडेंड जो है या यानी कि आपको अगर बताया जाए कि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड या करंट ईयर का डिविडेंड, तो उसको हम D0 से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपको कहा जाए कि एक्सपेक्टेड टू पे, यानी कि फ्यूचर डिविडेंड की बात हो रही है, तो उसको हम D1 से प्रेजेंट करते हैं। सो D1 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे $1 हमें दिया हुआ है। देन ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट इज 4%। ग्रोथ रेट को हम G से प्रेजेंट करते हैं और ये है 4% अ ईयर। तो आपको 4% G भी दिया हुआ है। तो ये डेटा आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है व्हेन
ऑल ऑफ इट्स इक्विटी कम फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हमने अभी शुरू में डिस्कस किया था कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, अगर हम एग्जिस्टिंग इक्विटी से यानी कि कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारी रिटेन अर्निंग्स में से आती है। और अगर हम न्यू शेयर इशू कर रहे हैं तो फिर हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट भी आती है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये हमारा पार्ट बी में है 10% की। अगर आपने फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा तभी इनकर्ड होती है जब हम न्यू इक्विटी की बात करते हैं, यानी नए शेयर इशू करने की बात करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल डेटा गिवन है, और इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला शीट आपको एग्जाम में गिवन होगी, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी, या आपके पास अगर सो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, दिस वन। ओके, सो एक आपका विथ फ्लोटेशन कॉस्ट है, यानी कि ये आपका है पार्ट ए। जब आप रिटेन अर्निंग से इक्विटी ले रहे हैं, तो रिटेन अर्निंग से जब आप ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है D1/P0, और प्लस उसमें हम कर देंगे जी। जी यानी कि ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे आप देखें D1 हमारे पास कितना है, $1, डिवाइड बाय P0 हमारे पास कितना है, 30, और इसमें हम प्लस कर देंगे जी। जी हमारे पास कितना है, इसकी परसेंटेज अगर हम खत्म कर दें तो 0.04 आ जाता है। सो ये हमारे पास विदाउट फ्लोटेशन, यानी कि हम रिटेन अर्निंग्स में से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज द आंसर। इसको अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 7.333%। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी कि हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट तक इसको लिखेंगे एग्जाम में भी। सो ये आपकी जो आपका आंसर है, दिस इज if the cost of equity when all of the equity comes from retain earning। तो ये रिटेन अर्निंग्स में से हमने कैलकुलेट किया है। तो क्लास इसके पार्ट बी में आपसे पूछा हुआ है विदाउट विथ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हम विथ फ्लोटेशन कॉस्ट देखते हैं। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम जो प्राइस ऑफ द शेयर है P0, उसको हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन जो विद फ्लोटेशन कॉस्ट है उसमें हम P0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 - F के साथ। तो अब आप देख लें हम इसकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हम यानी D1 हमारे पास डिविडेंड है $1, इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारा P0 है वो 30 है, और इस 30 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 - 0.1, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ हम कर रहे हैं, और आखिर में हमने इसमें जी प्लस कर देना है, यानी 0.04 हमने ग्रोथ को हमने इसमें प्लस कर देना है। सो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे फर्दर तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.077, या इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि 7.7037%। सो अब आप देख लीजिए कि फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी क्या है। अगर जहां पे भी यानी इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट साथ में शामिल होती है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी आप हमारी देखें वो हमारी ज्यादा आ रही है बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी शामिल है। सो यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है दोनों फॉर्मूले में, यहाँ पे P0 हमने एज इट इज ले लिया है, जबकि यहाँ पे हमने P0 को 1 - फ्लोटेशन कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व किया है। और हमने अभी डिस्कस किया कि क्योंकि जो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, अगर इक्विटी रिटेन अर्निंग से आ रही हो तो उसकी कॉस्ट कम है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए उसकी कॉस्ट कम है। लेकिन जो नए शेयर इशू करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 7.76 आ रही है।
इसी तरह ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 10-3 है, और इसमें आप देख लीजिए जो डेटा हमें गिवन है वो हम देख लेते हैं। टारगेटेड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? 30% डेट एंड 70% इक्विटी और नो प्रेफर्ड स्टॉक है। तो हम अगर वेटेज की बात करें तो प्रेफर्ड स्टॉक तो है ही नहीं हमारे पास, वो जीरो है। तो हम देखें कि हमें जो डेटा गिवन है, वेटेज यानी कि हम वेटेज को हम डब्ल्यू से लिख रहे हैं, और डी का मतलब है कि डेट का जो वेटेज है वो हमें कितना दिया हुआ है? 30% दिया हुआ है। तो 30% आप लिख लें, या हम इसको 0.3 कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो हमें वेटेज दिया हुआ है, वो हमें वेटेज कितना दिया हुआ है? वो वेटेज हमें दिया हुआ है 70%। तो इसको हमने 70% लिखा है, या हमने 0.7 लिख दिया है, बात एक ही है। तो ये हमें डेटा दिया हुआ है। प्रेफर्ड स्टॉक है नहीं तो हम उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, और तब पूरा वेटेज यानी कि जितनी भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका वेटेज मिला के 100% होना चाहिए है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है, यील्ड टू मेच्योरिटी दिया हुआ है, और यील्ड टू मेच्योरिटी हम आर डी हमने अभी डिस्कस किया था 10-1 में, कि हम इसको कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं, जिसपे वो हमारी यील्ड टू मेच्योरिटी है 9% और टैक्स रेट है 25%। और ये जो हमें यानी कि दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेटा आर डी जो कि बिफोर टैक्स है, वो हमें कितना दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है 9%, या इसको हम 0.09 कहते हैं। और इसी तरह जो हमें टैक्स रेट यानी कि टी दिया हुआ है, वो टैक्स कितना दिया हुआ है? 25%, और इसको हम 0.25 कहते हैं। उसके बाद जो कंपनी की वेटेड एवरेज है, यानी वैक आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, और वैक कितना कैलकुलेट करके दिया हुआ है? 10.50% कैलकुलेट करके दिया हुआ है, या इसको हम अगर हम 100 से डिवाइड करें तो 0.1050 कहलाएगा। हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये डेटा हमें दिया हुआ है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं पता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कैलकुलेट करना है। यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी हमने बात की थी कि आर ई हमारे पास नहीं है, तो हमने इक्विटी कैलकुलेट करना है, ये गिवन नहीं है। फॉर्मूला शीट ये आपके सामने मौजूद है, जो एग्जाम में भी आपको गिवन होगी। यहाँ से हमने ये फॉर्मूला कॉपी किया है, और हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन। अच्छा, इस फॉर्मूले में आप देख लीजिए कि ये प्रेफर्ड स्टॉक शामिल नहीं है, दिस वन। तो हम ये प्रेफर्ड स्टॉक यहाँ से खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक इस फॉर्मूले में मौजूद नहीं है। तो ये वैक का फॉर्मूला है, और ये डेटा हमने इसमें लिख लिया है। अब हम देखेंगे कि वैक हमें गिवन है, वैक हमें कितना गिवन है? 0.1050 ये हमें गिवन है, हमने लिख लिया। दूसरी तरफ आप देखें, ये वेटेज ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो हम यहाँ पे वेटेज ऑफ डेट हमें कितना दिया हुआ है? 30% यानी 0.3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि आर डी आफ्टर टैक्स। और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप चाहे फॉर्मूले में ही कैलकुलेट कर लें, उसी में चाहे अलग से कैलकुलेट कर लें, बात एक ही है। तो हमें जो आर डी कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला है वो हमारे पास है आर डी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स। तो आर डी हमें दिया हुआ है this one 9%, so 0.09, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स जो कि 0.25 है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा, जो कि 0.0675 है, जो कि वेटेड से मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0675। दूसरी तरफ हमारे पास वेटेज ऑफ
इक्विटी है जो कि 70% है, तो इसको मैंने 0.7 लिखा है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर एस से। आर एस हमें गिवन नहीं है, इनफैक्ट हमने आर एस ही फाइंड आउट करना है, वो गिवन नहीं है। सो अब देखिए ये वाला पोर्शन जो कॉस्ट ऑफ डेट वाला पोर्शन है विद वेटेज, इसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ, दिस वन ओनली दिस पोर्शन। ये इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर कैलकुलेट करूं यहाँ पे कि ये जो सिर्फ मैंने ब्लू से आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.0675। अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूं दिस पोर्शन ओनली, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आंसर आएगा 0.02025। तो यहाँ पे 0.1050 पहले से ही मौजूद है। इस ब्लू पोर्शन को जो मैंने सॉल्व किया है, तो ये 0.02025 आ रहा है, फिर प्लस का साइन है, और फिर वेटेज ऑफ डेट, वेटेज ऑफ इक्विटी है, और मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है इक्विटी की कॉस्ट से। अब ये देखिए, ये जो 0.02025 है, ये इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। यानी 0.1050 है, माइनस हो जाएगा 0.02025। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या रह जाएगा? 0.7, जो कि हमारी वेटेज ऑफ इक्विटी है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो हमें पता नहीं है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो दिस वन आता है। इसको हम नीचे कॉपी कर लेंगे। अब आप देखिए 0.7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी 0.08475 डिवाइड बाय 0.7। और अगर हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें आर एस मिल जाएगा, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है, यही हमसे पूछा हुआ है। तो आर एस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 7, और यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी। सो दिस इज 12.10 आ रहा है। तो दिस 12.10, ये आपका आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कैलकुलेट किया है। सो दिस इज द आंसर। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। आज के लेक्चर में जो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करने लगे हैं, और ये इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम है। इसमें देखिए, अभी जो हमने शुरू में बिल्कुल जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो हमने डिस्कस किया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो ये वैक इज गिवन, ये वैक इसमें गिवन है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस कंपनी का है, यानी मिड वेस्ट वाटर वर्क्स का आपको वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट की इनको एवरेज कॉस्ट यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ती है? 10.5% पड़ती है। ए से लेके जी तक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं और उनके रिटर्न दिए हुए हैं। यानी अगर कंपनी इसमें इन्वेस्ट करती है तो इस पे कम से कम इतना रिटर्न होगा। अब इसमें यह है कि हमें फाइंड आउट करना है कि विच सेट ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एंड व्हाई, हमें एक्सप्लेन करना है। तो अभी मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये जो वैक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसका एक एडवांटेज ये है कि ये यूज होता है कैपिटल बजट में। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट करना होता है। सो इन्वेस्टमेंट्स के जो रिटर्न आ रहे होते हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आ रहे, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आ रहे होते हैं, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जिसके कम आ रहे होते हैं उसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 12% है, विच इज ग्रेटर देन कॉस्ट। यानी कॉस्ट हमारी 10.5 है, रिटर्न हमारा 12 है, तो हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सिमिलरली बी में देखिए, हमारे पास रिटर्न जो है वो 11 है, यानी कॉस्ट से ज्यादा है। सी, डी
और ई तक हमारे पास जो है वो रिटर्न क्या है, हमारा जो प्रोजेक्ट की रिटर्न है वो 10.5 से ज्यादा है, तो यहां तक हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन एफ और जी में देखिए इन दोनों का रिटर्न हमारा कॉस्ट से कम आ रहा है, तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फीजिबल नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो हम जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं वो बेस्ड ऑन वैक करते हैं, कि हम देखते हैं कि जिस प्रोजेक्ट का रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न वैक से ज्यादा आ रहा हो वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिसका नहीं आ रहा होता वो हम रिजेक्ट कर देते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।